3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव्स डाला हुआ है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से बनाकर और करके आपको जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना, मतलब दो प्लेन्स दिया हुआ है और उसके बीच का हमसे एंगल निकालने के लिए पूछा है। देखिए आप लोग से बनेगा ये क्वेश्चन, बोलिए। यस सर। हाँ ठीक है। देखिए इसमें प्लेन्स हमारा दिया है, जो प्लेन्स दिया है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो प्लेन्स में इसको मान लीजिए A1, यहाँ पे -1 है तो इसको मानेंगे हम लोग B1, A1 B1 C1, A1 ये हो गया B1 और यहाँ 1 छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा C1। और दूसरे प्लेन में हो गया, दूसरे प्लेन में हो जाएगा A2 B2 C2, तो A2 और ये 1 यहाँ जो छुपा है ये B2 का काम करेगा और ये जो है वो C2 का काम करेगा, ठीक है। तो दो प्लेन्स हमारा, तो एक में हो गया A1 B1 C1 और एक में हो गया A2 B2 C2। आपको बताए थे अगर प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कंप्लीट का मॉडुलस। यही फॉर्मूला आपको बताया गया, बस आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लीजिए और आपका थीटा जो है प्लेन्स के बीच में जो एंगल हमसे पूछा गया वो निकल जाएगा। तो A1 A2 आपको दिख रहा होगा, A1 A2 का मान देख लीजिए। A1 A2 आपको दिख रहा होगा, A1 का मान है 2 और A2 का मान है 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ऊपर हो जाएगा A1 A2 डेट इज 2 इंटू 1। हमको कुछ नहीं, वैल्यू यहाँ बैठाना है, तो A1 A2 डेट इज 2 इंटू 1 और प्लस B1 B2। तो B1 B2 आप देख लीजिए, B1 आपको दिख रहा होगा -1, तो देखिए B1 -1 है और B2 हमारा 1 है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। A1 A2 हो गया 2 और B1 B2 यानी कि -1 इंटू 1, ये हो जाएगा -1 और C1 C2, तो C1 C2 हो जाएगा 1 इंटू 2, C1 C2 डेट इज 1 इंटू 2, कितना हो गया, 2 हो गया। और नीचे हमारा हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर की जगह पे क्या है बाबू, A1 स्क्वायर की जगह देख लो 2 स्क्वायर दिख रहा है ना, तो हो जाएगा A1 स्क्वायर डेट इज 2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डेट इज -1 का स्क्वायर और प्लस C1 स्क्वायर। तो C1 स्क्वायर कितना दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दूसरे रूट में डाल देंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो A2 स्क्वायर हमारा हो गया 1 स्क्वायर, देखो ना A2 B2 C2, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। चलो इतना आया, क्या निकल रहा है, ये cos थीटा निकल रहा है। तो cos थीटा कितना हो गया, फिर ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 में से 1 गया डेट इज 3 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 और एक 5 एक 6, तो यहाँ पे √6 हो गया, इस रूट में √6 हो गया और इसमें भी √6 हो गया। तो √6 कितना होता है बाबू, √6 और √6 हो गया 6, तो ये हो गया 3/6 जो कट के चलाएगा 1/2। cos थीटा का मान 1/2 है तो थीटा जरूर 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री को हम लोग π/3 भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू π/3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है cos2 अल्फा प्लस cos2 बीटा प्लस 2 गामा का मान बताइए, जहां अल्फा बीटा गामा क्या है, तो अल्फा बीटा गामा वह एंगल्स है जो एक लाइन तीनों एक्सिस के साथ बनाता है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ यदि कोई लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो cos2 अल्फा cos2 बीटा cos2 गामा का मान कितना होगा। जल्दी से बनाओ, सब बना कर दिखाओ। चलो इसका सॉल्यूशन देखो,
cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos 2 गामा का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। सीधा हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब जरा देखिए, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा, 2 कॉमन निकलने के बाद, ठीक है। और आपको पीछे दिख रहा है -1 और -1, तो -1 -3 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं बाबू, पढ़े हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है? 1 होता है ना जी? हाँ 1 होता है, वेरी गुड। तो 1 होता है तो इसके जगह 1 बैठा दो, तो अगर 2 में से 3 का डेट इज -1, देख लो ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, जो इसका आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मतलब कह रहा है ऐसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस बताओ जो तीनों एक्सिस के साथ, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन बनेगा आपसे। सर 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल वेरी गुड। गिवन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, मतलब एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल्स बनाता है वो इक्वल एंगल बनाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अल्फा बीटा गामा जो है बराबर है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर कंडीशन लेके चलिए। और हम लोग जानते हैं, वी नो, हमको पता है कि हम लोग पढ़े हैं 3D में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, बोलो, प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह भी हम अल्फा लिख सकते हैं ना, क्योंकि सब एंगल तो बराबर है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन जो है वो इक्वल एंगल बनाता है, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो cos स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह भी अल्फा लिख सकते हो, cos स्क्वायर गामा, गामा की जगह भी अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। तो एक 3 cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे जोड़ोगे तो 3 cos स्क्वायर अल्फा आएगा, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से बाबू हमको मान निकल गया cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, मतलब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालिए cos अल्फा का, तो cos अल्फा हमारे पास आया 1/√3। समझ रहे हैं ना? अब डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं बाबू? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। cos अल्फा तो निकल चुका है, cos अल्फा निकल गया, तो अब क्या निकालोगे? cos बीटा। cos बीटा कैसे निकालोगे? cos बीटा, बीटा की जगह अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, तो बीटा की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं। तो cos बीटा का मान cos अल्फा के ही बराबर होगा, और cos अल्फा हमारा कितना है? cos अल्फा हमारा 1/√3 है। समझ रहे हैं? हालांकि यहाँ पे आप चाहिएगा तो प्लस माइनस भी डाल सकते हैं। आंसर में चूंकि पॉजिटिव दिया था इसलिए हम प्लस वाला ही लेके चले थे। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना तो यहाँ प्लस माइनस चलाएगा। हालांकि इसका आंसर में पॉजिटिव दिया था इसलिए हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे। तो cos बीटा कितना हो जाएगा? cos बीटा cos अल्फा के ही बराबर होगा, क्योंकि बीटा अल्फा बराबर है, एंगल्स तीनों बराबर हैं। तो आप cos बीटा के जगह, बीटा के जगह आप अल्फा भी लिख सकते हैं। तो cos अल्फा हमारा ऊपर में रहा, cos अल्फा का मान है प्लस माइनस 1/√3। तो बताइए जल्दी, तो cos बीटा का मान निकल गया। अब बताइए cos गामा, तो cos गामा कैसे निकलेगा? गामा की जगह भी अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि गामा अल्फा के बराबर है, सब एंगल बराबर है, और cos अल्फा का मान कितना है? प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल गया, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस विल बी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हो? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। ठीक है, अब देख लीजिए आंसर में डायरेक्शन कोसाइंस हमसे पूछा गया था निकालने के लिए ऐसे लाइन जो इक्वल एंगल के साथ झुका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आया था ना, 1/√3 1/√3 1/√3, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। आया है समझ में? बोल नहीं रहे मुझे? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है? कितना होता है बाबू? 1 होता है। होता है कि नहीं?
ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, अगर पूछता साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, क्या आंसर होता है? जल्दी बताओ। 2 वेरी गुड। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा रहता तो इसका आंसर 2 हो जाता। कैसे? बहुत अच्छा, क्लास में बताए थे ना। 1 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो ना। और साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 2। देख लो 1 और 1 और 1 कितनी बार 1? 3 बार 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इन सभी में से माइनस कॉमन चलाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अब बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है ना। ये बराबर टू लेकर चलना नहीं था, मतलब इसका मान 2 होगा। ये चीज हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इसका LHS देख लीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ? 3 और माइनस इसका मान कितना हो गया? इसका मान हो गया 1, तो 1 3 में से 1 गया, डेट इज 2 हो गया। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं। एक रिजल्ट है जिसको याद रखिएगा। रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो होता है 2 होता है। इसका प्रूफ यहाँ पे नीचे है, जहां आप देख रहे हैं LHS के मदद से हम लोग प्रूफ कर दिए, और एक किसके बराबर है? RHS के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है। आइए हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए। तो पूछा हुआ है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है? तो हम जानते हैं कॉस अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस अल्फा को हम लोग L कहते हैं, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। कॉस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं? M स्क्वायर। और कॉस गामा को हम लोग क्या कहते हैं? तो N स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बोलिए, चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बोलिए, एक ही चीज होता है। और इसका मान कितना होता है? बोलो 1 होता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी बोलो। इसका ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर हाँ भाई बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो था वो इजी था, जल्दी देख लिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए आप लोग क्या? जल्दी बताइए आंसर क्या है 4 नंबर का, फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। मतलब प्लेन जो है, कोई ये प्लेन का समीकरण दिया हुआ है, तो ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से कितने दूरी पर है? ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि किसी प्लेन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। इसका फॉर्मूला बताया गया था। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का प्लेन से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपको बताया गया था कि जो प्लेन का इक्वेशन होगा उस प्लेन के इक्वेशन में राइट साइड में कंपलसरी 0 होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ 0 है। अगर मान लीजिए 0 नहीं रहता, सपोज यहाँ 5 रहता, तो हम इस 5 को इधर ले आते -5 बनाते। तो पहले हमको राइट साइड में 0 कर लेना है। जो 0 ऑलरेडी है ये तो ठीक बात है। उसके बाद हमको करना ये है कि जो x है, y है, z है, उसमें ये XYZ कोऑर्डिनेट्स बैठा देना है। तो x के जगह पे क्या बैठाओगे? 0। y के जगह पे क्या बैठाओगे? 0। और z के जगह पे क्या बैठाओगे? 0। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 -3 इंटू वाई के जगह 0 और 6 इंटू जेड के जगह 0। XYZ का मान बैठा दो और प्लस 14 है तो 14 लिख दो। और नीचे बताए थे बाई रूट अंडर जो x के बगल में लगा है 2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस y के बगल में जो लगा है -3 उसका स्क्वायर, और प्लस z के बगल में लगा है 6 उसका स्क्वायर, कंप्लीट का मॉड। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए तो आपको इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है सब किसी को? तो ये कंप्लीट हमारा 0 में चला गया। और ये कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो जाएगा 14 और नीचे में बोलो ये कितना है? 4।
36 36 4 40 और 40 9 49, तो 49 का रूट कितना हो गया? 49 का रूट हो गया 7। तो ये कितना आ गया बाबू? 2 इसका आंसर हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन पे है ये। तो 2 इसका ऑप्शन ए पर आंसर दिया हुआ है। बोलिए समझ में आया सभी लोग? चलिए भाई 7वां आंसर जल्दी जल्दी बोलिए, अभी जस्ट पढ़ाया आपको। वेरी गुड, सर 2 होगा। वेरी गुड, अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। रिजल्ट के तौर पे लिखा दिए थे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है? 2 होता है, बताए थे ना। चलो ऑप्शन बी हुआ। फिर कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द प्लेन इतना। कह रहा है ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास करे और इस दिए गए प्लेन के साथ पैरेलल हो। तो इस प्लेन के साथ जो भी प्लेन पैरेलल होगा उसका इक्वेशन में ये 3 चीज बिल्कुल सेम रहेगा। देखो पैरेलल प्लेन्स में ये 3 चीज सेम रहता है, एक्स वाई और जेड वाला चीज सेम रहता है। अंतर कहाँ होता है? सिर्फ कांस्टेंट में। पैरेलल प्लेन्स पहचानने का क्या तरीका है? अगर मान लो 2 को प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर 2 इक्वेशन दिया है 2 अलग अलग प्लेन्स का, तो कैसे देख के कहोगे कि ये पैरेलल है? तो दोनों में ये चीज सेम होगा, एक्स वाई जेड वाला चीज बिल्कुल सेम होगा। फर्क पड़ जाएगा कहाँ पे? कांस्टेंट पे। तो देखो ऐसा कौन सा इक्वेशन दिख रहा है जिसमें ये तीनों सेम है? 3x माइनस 4y और प्लस 5z सेम होना चाहिए। तो इसमें तो सेम नहीं है, ए में सेम नहीं है, क्योंकि 3x माइनस 4y और इसमें माइनस 5z हो जाएगा, जबकि ये वाला जो प्लेन है इसमें प्लस 5z है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और देख लो, और डी भी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 3x प्लस 4y है और यहाँ 3x माइनस 4y, तो ये दोनों तो खैर नहीं होगा। बाकी इसमें दोनों में दिख रहा है 3x माइनस 4y प्लस 5z इसमें भी है और 3x माइनस 4y प्लस 5z इसमें भी है। लेकिन अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन है ये देखना होगा, बी और सी में से कौन सा ऑप्शन है। तो बोला है कि प्लेन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। तो ओरिजिन से प्लेन अगर पास करेगा तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0 0 वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना प्लेन को। समझ रहे हैं ना बात? आप बात समझ रहे हैं क्या? तो आप सी में देखिए, सी में अगर आप x की जगह 0 बैठाएगा तो 0 हो जाएगा, y की जगह 0 बैठाएगा तो 0 हो जाएगा और z की जगह 0 बैठाएगा 0 हो जाएगा। और इधर कितना है? 0। तो क्या बैलेंस हो गया? बोलो जल्दी से, बैलेंस हुआ? बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो गया। ठीक है, और इसमें अगर आप डालते तो 0 0 0, अगर ओरिजिन डालते तो 0 0 0 0 होता, लेकिन यहाँ 6 बच जाता, तो 6 में डालना पॉसिबल तो है नहीं, यानी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। याद रखना जब भी पैरेलल प्लेन पूछे ना, तो वहां पे पैरेलल प्लेन में क्या समानता होता है कि एक्स वाला जेड वाला एक्स वाई जेड वाला टर्म बिल्कुल सेम दिखता है। पैरेलल प्लेन्स में हमेशा ये 3 चीज बिल्कुल सेम दिखेगा, एक्स वाई जेड वाला। बस अंतर कहाँ पे होगा? कांस्टेंट में। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए, दोबारा बताना पड़ेगा कि समझ गए? जल्दी बोलिए फटाफट। समझ गया, वेरी गुड, समझ गए सर। समझ गए सर, आ गया सर। चलो अब ये कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज इतना। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि डायरेक्शन देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। लाइंस का इक्वेशन दिया है बाबू, डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो ये नीचे वाला क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। बोल नहीं रहे हो? इसको क्या बोलोगे? ए। ये क्या कहलाएगा? बी। और ये क्या कहलाएगा? सी। तो ए का मान दिया है बाबू, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 2 है, बी का मान बोलो, बी का मान 3 है और सी का मान 4 है। 3 तो हम लोग एक काम करते हैं, निकालते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माने 4 और ये हो गया 9 बी स्क्वायर और ये हो गया 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर कितना बताओ? 29। अरे 16 4 20 और 20 9 29। ठीक है बाबू, तो लाइन के जो नीचे दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो लाइन का। हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, तो डायरेक्शन रेशियो मतलब एबीसी दिया हुआ है ना? एबीसी दिया हुआ है, तो एबीसी हम लोग यहाँ पे लिख लिए।
अब हमको निकालना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट 29 चलाया। आपको बताया गया था एल निकालने का फॉर्मूला, तो एल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए की जगह 2 है और बाई रूट वाला चीज, तो रूट वाला चीज रूट 29 है, तो 2 रूट 29 ऐसा करके ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है ना, तो सी मार दीजिए। समझ रहे हैं क्या? और एम कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन होता है, एम कैसे निकलेगा, तो एम निकलेगा बी बाई रूट वाला चीज, तो रूट वाला चीज कितना है 29। और एन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन होता है एलएमएन, एन कैसे निकलेगा सी, तो सी की जगह 4 और बाई रूट वाला चीज तो रूट 29। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो गया। आया समझ में? बोलिए 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 10 नंबर बना लोगे? कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है साहब, तो ये प्लेन का इक्वेशन है और हम बताए थे कि जो प्लेन पे जो नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, तो 2 - 3 और -6 होगा। पढ़ाए थे क्या ऐसा? बोलो सब। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल आर 2 - 3 और -6। इसका अर्थ है कि ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया -3 और सी का मान कितना हो गया -6। तो बताया गया था बाबू कि प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट्स होता है वो प्लेन पे जो नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन रेशियोज होता है, लेकिन हमसे पूछा डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा, ए बी सी पता चल गया। अब ए बी सी पता चल गया तो हमको रूट वाला चीज निकालना पड़ेगा, तो रूट अंडर क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 और सी स्क्वायर हो गया -6 का स्क्वायर यानी कि 36। कितना आ गया बाबू 49 का रूट कितना होता है 7। यस सर। अब डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं साहब, एलएमएन को। एल कैसे निकलता है, एल निकलता है ए बाई रूट वाला चीज, तो रूट वाला चीज कितना था 7। और एम कैसे निकलता है बी, तो बी मतलब -3 और बाई रूट वाला चीज 7। और एन कैसे निकलता है सी है -6 और रूट वाला चीज 7। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, एलएमएन का मान निकल चुका 2/7 -3/7 और -6/7। कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है जी, ऑप्शन ए। तो बन गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर बनेगा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, वाई एक्सिस का इक्वेशन में वाई एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है, बोल नहीं रहे हो? वाई एक्सिस पे x0 होगा और क्या 0 होगा, z0 होगा, दोनों 0 होगा ना। अरे वाई एक्सिस पे सिर्फ y होगा, x और z दोनों 0 होगा, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हुआ। वेरी गुड। अब चलो 12 नंबर कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन बताओ नॉर्मल का जो इस प्लेन पर है। तो बताया था आपको कि जब भी प्लेन का इक्वेशन लिखते हो तो x के साथ y के साथ और जो z के साथ लगा रहता है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हमसे डायरेक्शन रेशियो पूछा था नॉर्मल का, कितना हो जाएगा 7। बोलो कौन सा ऑप्शन, 7 4 -2 कहाँ है जी, ऑप्शन ए पे है क्या, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 7 4 -2 होगा ना, बोलो जल्दी से। यस हाँ, Yes, 7 4 -2 होगा। वहीं इसका डायरेक्शन कोसाइंस पूछता तो क्या करते, रूट वाला चीज निकालते और 7 से रूट वाले चीज में भागा, इससे रूट वाले में भागा और इससे रूट वाले में भागा, डायरेक्शन कोसाइंस चलाता। वेरी इजी। अभी 2 क्वेश्चन करें, आपको डायरेक्शन कोसाइन पे दिखाए थे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना है डायरेक्शन रेशियो इतना, देन इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत अच्छा, बन जाएगा क्या? लाइन कह रहा है पॉइंट से पास कर रहा है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो पॉइंट से ऐसा कौन सा लाइन होता है भाई, इसका क्या इक्वेशन होता है, x - x1/a बराबर y - y1/b और बराबर z - z1/c। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बाबू? यस सर। तो लाइन का इक्वेशन इतना ही होता है ना। अब मान बैठा दो x - x1 जो पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये कहलाएगा क्या x1, ये कहलाएगा y1 और ये कहलाएगा z1। और ये डायरेक्शन रेशियो दिया है ना साहब, डायरेक्शन रेशियो दिया मतलब a b और c हो गया। तो हमसे पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। मान बैठा दो x - x1, x1 की जगह 2 बटा a की जगह 3 बराबर y - y1 y1 खुद -1 y1 कितना है -1 और यहाँ -y1 है तो माइनस प्लस और b की जगह हो जाएगा -1 और z - z1 3 और नीचे हो जाएगा c, तो c की जगह 2
अब देख लीजिए इक्वेशन कौन सा, x माइनस टू बाई थ्री, ऑप्शन बी देखिए, x माइनस टू बाई थ्री, वाई प्लस वन बाई माइनस वन, जेड माइनस थ्री बाई टू। बोलो समझा कि नहीं समझा सर, बोलो जल्दी से। समझ गया सर। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन इतना एंड इतना आर पैरेलल। स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है बाबू, फटाफट समझो बात, पैरेलल है। इसको स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है तो इसको समझ जाओ A1, क्या समझोगे? एक का समझोगे A1 B1 C1, बताए थे ना, A1 B1 और C1। और दूसरे में क्या होगा, A2 B2 और C2। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियोज को देगा, तो डायरेक्शन रेशियोज में एक के नीचे हो जाएगा A1 B1 C1 और एक के नीचे हो जाएगा A2 B2 C2। कह रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है। क्या कह रहा है जी? दोनों लाइन पैरेलल है। अब बोलो बात समझ रहे हो क्या? दोनों लाइन पैरेलल है मतलब दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या सिखाए थे, जब लाइंस पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होता है, बोलो जल्दी से। A1 by A2 equal to B1 by B2 Very equal good. to C1 by C2। वेरी गुड। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। पढ़ाए थे ना बाबू? B2 चलो C1 by C2। चलो A1 बाई A2 Yes, बताओ। sir. Yes, A1 की sir। जगह पे क्या है, जल्दी बोलो। L। A1 की जगह बोलो जल्दी से। A1 की जगह L है तो L बाई A2। A2 कितना है? L बाई 2। और बताओ 2 B1 की जगह M और B2 कितना है? M by 3 3। और बताओ C1 की जगह पे N और C2 की जगह पे N by N by 6 6 है। 6 है बाबू, वेरी गुड। N की जगह 6 है, लेकिन अब Yes, इसमें sir। कोई सा ऑप्शन नहीं दिखा। अगर हम ऐसा काम करें कि सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से सुनना, सभी में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद ऑप्शन आ जाए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी हमको बट्टा वाला चीज नहीं दिखाई दे रहा। आप ध्यान से देख लो, ऑप्शन में देख रहे हो ना, तो सब में 6 से गुना कर दो। इसमें 6 से गुना करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 3L। बोल नहीं रहे। इसमें 6 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 2M। Yes sir 3M और इसमें 6 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? N। नहीं समझे? N समझ गए। 6 से गुना करने पे इसमें हम क्या काम किए हैं? 6 से मल्टीप्लाई किए हैं। छह से मल्टीप्लाई। बोलो कौन सा ऑप्शन है? बी है। यस सर। 3L बराबर 2M Yes, बराबर sir. ऑप्शन बी, तो इसका बी आंसर हो गया। चलो बाबू 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द प्लेन इतना। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझा दे रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया है। सपोज ये हमारा प्लेन है जो आपको डायग्राम में बनाकर दिखाया है, और एक पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लेन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया है। बोला है कि इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट का नाम हम P देते हैं, तो इस पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर गिराएंगे इस प्लेन पर, जो इस फिगर में हमको PM दिख रहा है, PM हमको क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो जो हम इस P पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा। यानी हमसे सिंपली इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इस P पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, ये बताइए। ये P पॉइंट का इस प्लेन से कितना दूरी है? तो P पॉइंट का प्लेन से कितना दूरी है? PM दूरी है। दूरी मतलब परपेंडिकुलर लेंथ। हमसे परपेंडिकुलर लेंथ पूछा हुआ है कि P से परपेंडिकुलर गिराया जाए तो कितने लंबाई का गिरेगा, हमसे PM पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आपको हम करके दिखाए हैं आज के इस क्लास में कि कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, परपेंडिकुलर की लंबाई हम कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का किसी प्लेन से। आपको बताया गया है कि कुछ नहीं, आप ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उठा के इसके x में डाल दीजिए, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उठा के इसके y में डाल दीजिए, और पॉइंट का z कोऑर्डिनेट उठा के इसके z में डाल दीजिए। शर्त रहे कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, राइट साइड में कोई कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर राइट साइड में कोई कांस्टेंट दिया है तो आप उसको लेफ्ट साइड में लेकर चले आइएगा, तो राइट साइड में 0 बनाने के बाद ही ये काम करिएगा। चलिए हमको PM निकालना, हम कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे इसका x जो कि 0 दिख रहा है, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 और प्लस
प्लस वाई के जगह पे कितना हो गया -1, तो y की जगह हो गया -1 और -2 इंटू जेड, तो z के जगह पे 3, इसका z, तो z की जगह पे 3 और फिर +1 तो +1 और नीचे हमारा y में हो जाता है रूट अंडर जो x के साथ लगा है कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, y के साथ लगा है 1 उसका स्क्वायर और z के साथ लगा है -2 उसका स्क्वायर और टोटल का मॉड, यही फार्मूला होता है। तो हमारा लेंथ निकल जाएगा, तो हो जाएगा 0, ऊपर में हो गया -1, ऊपर में हो गया -1 और -6 + 1 और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 4 4 8 8 1 9, 9 का रूट हो गया 3, तो -1 + 1 तो कट ही जाएगा, तो हो जाएगा -2 का मॉड चलाएगा 2, यानी लेंथ और परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 हो गया। बोलो बात समझे हो कि नहीं समझे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी बताइए। ठीक है, ओरिजिन किसको बोलते हैं बाबू? 0 0 0, तो इस दोनों के बीच का दूरी पूछा है, तो दूरी सूत्र लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा। Yes, sir. चलो, तो हमसे पूछा गया है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बताइए, जहां पॉइंट्स दिया हुआ है। चलो हम नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए ओ। हमसे पूछा है इस दोनों के बीच की दूरी मतलब ओ ए, कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब 4 - 0 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर मतलब 5 - 0 का होल स्क्वायर। कितना आ गया बाबू? √50. वेरी गुड, रूट 50। और रूट 50 को क्या बोलोगे? 2 रूट 5 √2 सॉरी इसको बोलोगे 5 √2 इसको बोलो। क्लियर है? Yes, sir. तो देख लो 5 √2 कहाँ पे है? ऑप्शन बी पर है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइंस आर, अगर दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस दिया है L1 M1 N1 और L2 M2 N2, अगर दो लाइंस है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया है, एक का दिया है कितना? एक का डायरेक्शन कोसाइन दिया है L1 M1 N1 और एक का दिया है L2 M2 N2, तो कह रहा है कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इसके बीच अगर थीटा बनता है तो cos थीटा क्या फॉर्मूला होगा? याद है आपको बताए थे? cos थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया था, cos थीटा बराबर आपको बताया गया था L1 Yes, N2 sir. प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। L1 ऑप्शन सी हो गया। Plus M1 1 and 2. ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइंस बोला निकालने के लिए। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? रूट वाला चीज निकाल लो, तो रूट हो जाएगा 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बोलो कितना है? 25 और 10 35 नहीं आया, 35. तो कितना है? रूट 35 डिवाइड कर दो इसमें, Yes, इसमें sir. रूट 35, इसमें भी रूट 35। जब भी डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है ना, तो रूट वाला चीज निकाल के डिवाइड कर देना। देख लो कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन ए दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए हो गया, एकदम सिंपल है। आ जाओ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस आर L1 L2 सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर L1 M1 N1 और L2 M2 N2। द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो याद है आपको बताया गया था कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 परपेंडिकुलर होगा तब। 0 अगर पैरेलल होगा तो L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2, बताया था ना? तो क्या पूछा है? पैरेलल की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। A1/A2 equal to B1/B2 कह रहा है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो जब लाइंस पैरेलल होता है तो प्रोपोर्शनल होता है ना, क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? ऑप्शन बी हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस पढ़ाए थे 100। बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड में Yes, भी, sir. बहुत बार पूछा हुआ है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस क्या बताया गया था? 100। अच्छा, वाई एक्सिस का क्या बताया गया था? वन आगे घसका दो तो 0 1 0 और जेड एक्सिस का क्या 0, बोलेंगे? 1, 0 0 1। 0 0 1. याद हो गया? एक्स का डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया? 1 0 0। वाई का हो गया
0 1 0 और z का हो गया 0 0। 0 1 बहुत आसान है। 0 चलो अब कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस L1 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइंस पैरेलल होगा, तो लाइंस पैरेलल होता है तो क्या होता है L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई। पढ़ाए थे ना जी, प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन ए हो गया L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है कि A1, B1, C1, A2, B2, C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस में क्या कंडीशन होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना होता है बोलो? C1 C2 is equal to 0 होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। 0 के बराबर B C 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस दिया हुआ है, उसके बीच एंगल पूछा हुआ है। तो लाइंस, दो लाइन दिया है, तो एक हो जाएगा A1 B1 C1 और ये हो जाएगा A2 B2 और C2। तो यहां तुम देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जब निकालोगे 0 चलाएगा। देख लो A1 A2 कितना हो जाएगा? इस दोनों का प्रोडक्ट करो तो -2 और Yes, B1 sir, B2 zero करो आ तो जाएगा। 14 और C1 C2 करो तो -12 देखो तो कितना है? 0 आया। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 सब 0 आता है तो क्या कहते हैं बताओ? लाइंस परपेंडिकुलर है। लाइंस परपेंडिकुलर है ना, Yes, sir. मतलब कितना एंगल बना हुआ है? Yes. मतलब 90 डिग्री। Yes, sir. ऑप्शन सी। 90. 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लाइंस, दो लाइंस दिया है, कह रहा है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो के का मान बताइए। तो ये नीचे वाला कहलाएगा A1 B1 C1, एक में कहलाएगा A1 B1 C1 A1 B1 C1 और एक में कहलाएगा A2 B2 और C2। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये A2 B2 और C2 कहलाएगा, A2 B2 C2। लेकिन ध्यान रहे कि ये तब कहलाता है नीचे वाला A1 B1 C1 जब x के बगल में 1 हो, y के बगल में 1 हो, z के बगल में 1 कोफिशिएंट हो। यहाँ भी देख लो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ z का कोफिशिएंट 1 है, तभी ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहलाता है। कह रहा है कि लाइंस परपेंडिकुलर है। तो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगा? A1 A2 plus B1 B2 plus A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0। चूंकि यहाँ लिखेंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर है, इसीलिए क्या कंडीशन होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब लाइंस परपेंडिकुलर तो यही कंडीशन होता है। कर लो, A1 A2 का प्रोडक्ट देख लो कितना है। A1 A2 का प्रोडक्ट बताओ कितना है? -9 के, बोल नहीं रहे? -9 के। यस सर। प्लस 2 के। -9 के, बोलो कितना आ गया? -9 के। और B1 B2 करके देखो कितना? B1 B2 हमको दिख रहा है 2 के, प्लस 2 के, वेरी गुड। और बताओ C1 C2 दिख रहा है -10, देख लो कितना है? तो ये चलाएगा -7 के इज इक्वल टू 0, तो ये -7 के इज इक्वल टू 10। के का वैल्यू कितना आ गया? Yes, sir. -10/7। ठीक है, ठीक है। -7 के इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा तो k इज इक्वल टू 10/-7 -10/7। कौन सा आया ऑप्शन? ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे इक्वेशन, ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालो। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना, मतलब एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास करता है, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा?
मतलब अगर कोई लाइन इस दो पॉइंट्स से पास करता है, ए और बी से पास करता है, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो वैसे लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो चूंकि दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो एक पॉइंट का हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट्स दिया है उसको मान लीजिए x1 y1 z1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए x2 y2 z2। हम पढ़ाए थे कि अगर कोई लाइन किसी दो पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। आपको यहाँ बस मान बैठाना है। x माइनस x1 देख लीजिए 2 है, उसके बाद x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 हमारा -1 है तो ये हो जाएगा +1, और y2 के जगह 2 और माइनस तब y1, तो y1 की जगह -1 माइनस माइनस प्लस। अब z माइनस z1 की जगह है 4, और z2 के सॉरी, और नीचे हो जाएगा z2 माइनस z1, तो -2 और -4। कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ वैल्यू बैठा दी है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस कर लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। तो ये चलाएगा x माइनस 2 बाई -1, अच्छा y प्लस 1 बाई 3 और z माइनस 4 बाई -6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। x माइनस 2 बाई -1, y प्लस 1 बाई 3। x माइनस 2 बाई -1, y प्लस 1, y प्लस 1 बाई 2। सर z माइनस 4 बाई -6 होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे -6 होगा, इस जगह -6 होगा। तो बस इसका ऑप्शन मिला लीजिए, x माइनस 2 बाई -1, y प्लस 1 बाई 3। ऐसा ऑप्शन हमको लगता है ए पे दिख रहा है। x माइनस 2 बाई -1, y प्लस 1 बाई 3, x माइनस 2 बाई -1, y प्लस 1 बाई 3 और z माइनस 4 बाई -6। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 का सॉल्यूशन देख लीजिए। 29 का सॉल्यूशन क्या होगा। कर एक लाइन जो है वो पास करता है किसी पॉइंट ए से और पैरेलल है किसी वेक्टर इसके। तो जिस वेक्टर के साथ पैरेलल होता है, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन है जो पॉइंट से पास करता है। किस पॉइंट से पास करता है, तो पॉइंट हमारा दिया है a 5 - 2 4। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करता है 5 - 2 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। और दूसरा चीज क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो लाइन है वो पैरेलल है किसी वेक्टर के साथ। तो लाइन किसी वेक्टर के साथ पैरेलल है, और जिस वेक्टर के साथ पैरेलल है उसका वो दिया हुआ है कितना, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। हम आपको बताए थे कि लाइन जिस वेक्टर के साथ पैरेलल होगा उसको कौन सा वेक्टर मानना, वेक्टर बी मानना। बताए थे ना जी। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मानेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग ए मानेंगे। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5i कैप। पॉइंट है ना, तो इसमें पोजीशन वेक्टर तो हम निकाल लेंगे, 5i कैप और माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। प्लस तो हम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या मानते हैं, वेक्टर ए मानते हैं। अब देख लीजिए पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ था तो हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, और पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर ए मानते हैं, यानी वेक्टर ए निकल गया। तो ये किस चीज का मान आया भाई, ये आया वेक्टर ए का मान। और लाइन जिसके साथ पैरेलल रहता है उसको हम वेक्टर बी कहते हैं। आपको याद होगा हम इक्वेशन सिखाए थे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या सिखाए थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। बस आपको यहाँ पे देख लेना है कि इस पर कौन सा सेट होता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, ऑप्शन बी को जरा देखिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना है हमारा, वेक्टर ए है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हो गया वेक्टर ए और प्लस लेमडा और वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। यानी ऑप्शन बी को अगर देखा जाए ध्यान से तो ये ऑप्शन बी पे सेट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए हो जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप और प्लस उसके बाद लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की जगह हो गया 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 3k कैप।
अब आप देख लीजिए, ये आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। बोलिए, समझे? 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइन है जिसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, तो बोला इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगा, बताए थे वेक्टर आर बराबर, यहाँ -1 है तो बोले थे इसको चेंज कर दो, तो +1 हो गया, और उसमें आई कैप से गुना करो, तो आई कैप यहाँ +2 है तो -2 कर दो, और जे कैप से गुना कर दो, -2 जे कैप, -5 है तो +5 कर दो, और के कैप से मल्टीप्लाई कर दो। सिखाए थे ना? +5 के कैप। अच्छा, उसके बाद सिखाए थे प्लस लेमडा लिख कर, और नीचे में जो भी होगा उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा के जोड़ देना। ये काम तब करना जब x का, y का और z का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। है 1 तो है ही, तो प्लस लेमडा लिखकर, और इसमें प्लस लेमडा लिखकर कोष्ट के अंदर ये हो जाएगा 2i कैप और +3j कैप और -4k कैप। तो लोग बताए थे बाबू, अरे ऐसा बताए थे क्या? देखो ऑप्शन सी, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप -2j कैप +5k कैप लेमडा 2i + 3j माइनस, यही ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी हुआ। चलो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस प्लेन के साथ पैरेलल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन के लिए हम ये डायग्राम जो सामने बनाया है इसको देखिए, आपके डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो जो x के बगल में लगा है, y के बगल में लगा है, z के बगल में लगा है, मतलब 2 -3 और k, ये क्या कहलाएगा? तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा, जो लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, जो प्लेन पे नॉर्मल होगा, उसी का डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा 2 -3 और k। समझ में आ रहा है? प्लेन के बगल में जो आप एक्स वाई जेड के साथ जो देख रहे हैं ना, प्लेन के इक्वेशन में जो आप एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देख रहे हैं, वो क्या कहलाता है? तो प्लेन पे जो लाइन नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 -3 और k, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस डायग्राम में। ठीक है। दूसरा चीज क्वेश्चन में दिया एक लाइन है, और कह रहा है कि जो लाइन है वो प्लेन के साथ पैरेलल है। आप डायग्राम जरा सा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि लाइन प्लेन पैरेलल है, क्वेश्चन में कह रहा है, और लाइन का इक्वेशन भी दिया है। तो जब लाइन का इक्वेशन दिया है तो ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। तो यहाँ दो डायरेक्शन रेशियोज हुआ, एक नॉर्मल का और एक लाइन का। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज को a1 b1 c1 माने, a1 b1 c1 मानते हैं, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या मानना होगा? लाइन के डायरेक्शन रेशियो को मानना होगा a2 b2 c2। ठीक है। कह रहा है कि प्लेन जो है, प्लेन और लाइन, प्लेन जो है इस दिए गए प्लेन के साथ ये दिया गया लाइन पैरेलल है, मतलब प्लेन और लाइन पैरेलल है। तो आप डायग्राम में देख लीजिए, जब प्लेन और लाइन पैरेलल होगा तो स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है कि प्लेन और लाइन अगर पैरेलल होगा, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल होगा तो नॉर्मल और लाइन कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। अगर ये प्लेन और लाइन पैरेलल है तो स्पष्ट दिख रहा होगा कि लाइन और नॉर्मल में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो लाइन और नॉर्मल में 90 डिग्री बना, तो चूंकि हम देख सकते हैं कि लाइन और नॉर्मल आपस में कौन सी है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, इसीलिए कंडीशन क्या होगा बताओ? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो जाएगा? 0। a1 a2 देख लो कितना हुआ, a1 इंटू a2 देख लो, 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6, और प्लस b1 b2 कितना हो जाएगा? b1 b2 बोलो, -12। ये बोल नहीं रहे यार। a1 a2 कितना हो गया? इस दोनों का प्रोडक्ट 6, और b1 इंटू b2 बोलो कितना हुआ? -12। तो यहाँ हो गया -12 और प्लस c1 इंटू c2। तो c1 में k है और c2 में 5 है, मल्टीप्लाई करो 5k इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया बाबू? -6 5k इज इक्वल टू, ये -6 उधर जाके 6 हो गया, तो हम लोग k का मान निकाल लिए। k का मान कितना हो जाएगा? k का मान हो जाएगा 6/5।
5, k का मान 6/5। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी। देखो 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। कह रहा है एक प्लेन का इक्वेशन बताओ जो इस तीनों पॉइंट से पास करता है। ए पॉइंट दिया है a, 0,0, बी पॉइंट दिया है 0,b,0 और सी पॉइंट दिया है 0,0,c। तो अगर कोई प्लेन इस तीनों पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? आपको पढ़ाए थे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको बताया गया था यदि कोई प्लेन x में a इंटरसेप्ट, y में b इंटरसेप्ट और z में c इंटरसेप्ट काटता है, यदि कोई प्लेन x में a इंटरसेप्ट, y में y में b इंटरसेप्ट और z में c इंटरसेप्ट काटता है, तो वैसे कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 होता है। पढ़ाए थे ना बाबू, याद है ना? और अगर x इंटरसेप्ट इसका a है, अगर किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट a है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कितना हो जाएगा? a, 0,0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट x पर है, इसका x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा और y और z 0 हो जाएगा। अगर y में इंटरसेप्ट b काटता है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा 0, b, 0। y कोऑर्डिनेट तो होगा, y कोऑर्डिनेट b होगा, बाकी x और z 0 होगा। और अगर कोई प्लेन xz में c इंटरसेप्ट काटता है तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा, चूंकि पॉइंट हमारा z एक्सिस पर है तो x नहीं होगा, x का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा और z का मान जो c है ये z का मान c होगा। मतलब ये ऐसा प्लेन है जो किस 3 पॉइंट से पास करता है? इस a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट से पास करता है। जो हमसे पूछा था कि अगर कोई प्लेन इस 3 पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से इसका इक्वेशन होगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। अब ऑप्शन देख लीजिए कि x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन डी है। बोलिए, समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है आप कैसे बनाइएगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना, ऐसा क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में, ऐसे क्वेश्चन किए थे। इसको क्या मानोगे? a1। इसको क्या मानोगे? b1। और इसको क्या मानोगे? c1। B1 और बताओ a2, b2 और B2 c2। क्या फॉर्मूला सिखाए थे? E1 into A2 plus B1 cos थीटा का फॉर्मूला क्या सिखाए थे बताओ? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर रूट अंडर A1 स्क्वायर और रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सबको वैल्यू डाल देना है। a1 a2 देख लीजिए कितना है। a1 a2 कितना है? 2 × 6 12 हुआ। और b1 b2 कितना हुआ? +2। c1 c2 कितना हुआ? +6। हो जाएगा सर। तो याद रखो कितना हुआ? 12 + 2 + 6। नीचे बताओ रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कहाँ गया जी? 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और बताइए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलो बताओ जल्दी जल्दी कितना है? ये cos थीटा है, cos थीटा कितना हो जाएगा? कितना हो गया ऊपर? 12 8 20 और नीचे हो जाएगा 9 का रूट 3 और ये हो जाएगा हमारा 40 49 7 आ गया। 97
Yes, sir. तो cos थीटा कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 21, तो थीटा कितना निकल गया cos इनवर्स 20 डिवाइडेड बाई 20। cos inverse 20 देख लीजिए 20 बाई 21 कहाँ दिख रहा है, 20 बाई 21 ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा था एंगल बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना। प्लेन्स के इक्वेशन में आपको याद होगा जो वेक्टर रहता है आर के बगल में जो वेक्टर होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो प्लेन के इक्वेशन में ये जो हमको वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये वेक्टर ये नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा। नॉर्मल वेक्टर मतलब दो प्लेन है ना, तो एक हो जाएगा n1 वेक्टर और एक में हो जाएगा n2 वेक्टर, समझ रहे हैं ना। प्लेन के इक्वेशन में आपको बताया गया था वेक्टर आर के बगल में जो होता है वेक्टर आर डॉट और जो इधर जो वेक्टर होता है डॉट के बाद वो हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है। चूंकि दो प्लेन है तो एक हो जाएगा n1 वेक्टर और एक हो जाएगा कौन सा n2 वेक्टर। तो एक काम करेगा n1 वेक्टर का और ये किसका काम करेगा n2 वेक्टर का। आपको बताया गया था कि प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने का अर्थ होता है नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालना, बताए थे ना। n2 vector plus lambda into n2 vector is equal to lambda d2 तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लीजिए। प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है ना जी। एंगल बिटवीन प्लेन्स पूछा है, तो प्लेन्स में जो एंगल बनता है वो किसके बीच का एंगल होता है, नॉर्मल के बीच का एंगल। मतलब जो प्लेन्स के बीच में एंगल बनता है वही एंगल नॉर्मल के बीच बनता है। यानी हम लोग प्लेन्स के बीच में अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो बेहतर है कि नॉर्मल के बीच का ही एंगल निकाल लें। तो नॉर्मल के बीच एंगल कैसे बनेगा, नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो नॉर्मल से हमारा n1 वेक्टर n2 वेक्टर, तो फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा। जब भी दो वेक्टर के बीच हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बराबर दोनों वेक्टर जो होता है जिसके बीच एंगल निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट और नीचे में n1 वेक्टर का मॉड और n2 वेक्टर का मॉड, टोटल का मॉड। ये जैसे फॉर्मूला आप लगाइएगा तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी प्लेन्स के बीच का एंगल अगर हमको एंगल निकालना है, अगर दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, अगर दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है तो हम उसके नॉर्मल्स के बीच के एंगल को ही निकालते हैं, क्योंकि प्लेन्स के बीच का एंगल और नॉर्मल्स के बीच का एंगल सेम होता है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे n1 वेक्टर n2 वेक्टर बैठा देना है। तो देख लीजिए n1 वेक्टर कितना है, n1 वेक्टर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप n1 वेक्टर है और डॉट n2 वेक्टर, n2 वेक्टर देख लीजिए। तो n2 वेक्टर कितना दिखाई दे रहा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और नीचे n1 वेक्टर का मॉड। तो n1 वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। और ये रहा n2 वेक्टर, तो ये रहा n2 वेक्टर, तो n2 वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और उसका मॉड देख लीजिए कितना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना जानते ही हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो गया और माइनस 6 इंटू 6j नहीं के कैप नहीं plus आता है बाबू 6k डॉट प्रोडक्ट में, माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 और 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 आ गया plus 4 और नीचे हमारा ये 7 दिख रहा है क्योंकि ये रूट 49 हो गया ना 21 हो जाएगा सर 7 into और ये हो 3 जाएगा 3 और टोटल का मॉड cos थीटा बराबर 3 ठीक है कितना आया 12 4 16 16 बटा 21 क्या आया cos 16 थीटा by बराबर 21 तो थीटा निकालना है ना, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 16 बटा cos 21 inverse 16 by इसका आंसर 21 होगा cos थीटा 16 बटा 21 ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, कह रहा है कि इस पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो हम डायग्राम कर रहे हैं, पॉइंट का नाम दिया नहीं था 3, 4, 5 पॉइंट का नाम नहीं दिया, मान लिया इसका नाम P है। हमसे पूछा है कि इस पॉइंट का एक्स से कितना दूरी होगा। तो इस पॉइंट का जो एक्स से दूरी होगा वो मतलब दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम मान लेते हैं कि इसका दूरी जो है वो PM है। अब डायग्राम में देख लीजिए
P पॉइंट का x से दूरी पूछा है, तो P पॉइंट का x से दूरी पूछा है मतलब P पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा दो x पर, तो हमसे PM पूछा है, दूरी पूछा है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P पॉइंट का x से दूरी मतलब P पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओ x पर, हमसे PM पूछा है। तो ये PM जो होगा, अगर ये x एक्सिस, इसको हम x एक्सिस मान रहे हैं, तो इसका ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना गिरेगा, 3 गिरेगा जी। 3 कॉम यस अरे भाई ये 3 है ना, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है ना, तो ये लेंथ कितना गिरेगा 3, तो M पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 0, 0, क्योंकि M पॉइंट कहाँ पर है, x पर है। और जब M पॉइंट x पर है तो M पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, y और z 0 होगा। तो चूंकि P का x कोऑर्डिनेट 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा लेंथ गिरेगा 3, तो ज़रूर M का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो 3, 0, 0 हो जाएगा। अब हमसे P पॉइंट का x से दूरी पूछा है, तो P पॉइंट का x से दूरी कितना है, PM है। अरे P पॉइंट x से कितना दूरी पर है, PM दूरी पर है ना, बोल नहीं रहा है। P पॉइंट का Yes, sir. P पॉइंट का x से कितना दूरी है, P पॉइंट का x से कितना दूरी है, PM दूरी है, तो हमसे PM पूछा है, क्वेश्चन ने PM पूछा है, तो फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोलिए कितना हुआ, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, बोलिए कितना, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना आया फिर, ये तो 0 हो गया, रूट 41 ये तो 16 हो गया, और ये हमारा 25 हो गया। तो 25 और 15 कितना होता है बाबू, 40, और 40 से 41, रूट 41 इसका ऑप्शन हो गया सी। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आया था, 2018-19 का क्वेश्चन है ये। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देख कर जाइएगा, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, अगर पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, मतलब जो प्लेन वाईजेड प्लेन के पैरेलल है उसका क्या इक्वेशन होगा। अगर कोई प्लेन वाईजेड प्लेन के पैरेलल है तो उसका क्या इक्वेशन होगा, तो उसका इक्वेशन होगा बाबू x बराबर कांस्टेंट। यहाँ वाईजेड प्लेन है ना, वाईजेड प्लेन, तो बच क्या गया, एक्स वाई जेड में क्या बचा, x बचा, बोल नहीं रहे हो जी, एक्स वाई जेड में x बचा, तो इसका आंसर होगा x बराबर कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली मतलब दिमाग में सेट कर लो इसको, एग्जाम में अगर आएगा तो टिक कर देना। तो सिमिलरली 37 नंबर क्वेश्चन देख लो, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, मतलब ऐसा प्लेन जो एक्स जेड प्लेन के साथ एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, ऐसा प्लेन जो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, मतलब एक्स जेड प्लेन के जो पैरेलल में प्लेन होगा उसका क्या इक्वेशन होगा, तो एक्स जेड में क्या बच गया, y बच गया, y, तो y बराबर k इसका आंसर होगा, मतलब y बराबर k ही वो प्लेन होगा जो इस प्लेन के पैरेलल होगा। अब हमसे पूछेगा, अब 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, मतलब ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताओ, ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताओ जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स वाई में क्या बच गया, जेड बच गया, तो इसका आंसर होगा जेड बराबर के, जेड बराबर के जो प्लेन होगा वो इस प्लेन के पैरेलल होगा। बोलिए समझे क्या, Yes, sir. आया है समझ में, Yes, sir. यस यस Yes, sir. यस यस 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, दो प्लेन्स दिया हुआ है, एक प्लेन हमारा इतना दिया हुआ है और एक प्लेन हमारा इतना दिया हुआ है, कह रहा है इस दोनों प्लेन्स के बीच में दूरी कितना होगा। दो प्लेन्स दिया हुआ है, दोनों प्लेन्स के बीच में दूरी कितना होगा। सबसे पहले जो दोनों प्लेन्स दिया है, दोनों प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स है। देखिए दो प्लेन्स दिया है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4, और एक प्लेन का इक्वेशन दिया है 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12। ये दोनों प्लेन पैरेलल क्यों है, क्योंकि इसका रेशियो देख लीजिए 2/4, इसका रेशियो देख लीजिए 3/6, और इसका रेशियो देख लीजिए 4/8। अगर आप इसको a1 b1 c1 मानते हैं, a1 b1 c1, और इसको मानते हैं a2 b2 c2, a2 b2 c2, तो आप देख लीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, बिल्कुल बराबर है जी। ये कट के 1/2 होगा, ये कट के 1/2 होगा, ये कट के 1/2 होगा, तो रेशियो तो बराबर है, बोल नहीं रहे हो।
आ रहा है समझ में क्या? अगर रेशियो बराबर होता है तो प्लेन कौन सा प्लेन होता है? पैरेलल होता है। तो दोनों प्लेन्स कैसा है? दोनों प्लेन्स पैरेलल है। अब इसमें क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन में जब दो प्लेन्स पैरेलल दिया रहे तो हम आपको बताए थे कि ये x वाला y वाला z वाला दोनों में सेम सेम होता है, खाली अंतर किसका होता है? कांस्टेंट का। कैसे पता चलेगा प्लेन्स पैरेलल हैं? तो आप रेशियो देख लीजिएगा, रेशियो बराबर आएगा। जैसे 2/4, यहाँ पे 2/4, 3/6 और 4/8, रेशियो आपको बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आपको कि जो एक्स वाई जेड वाला टर्म होना चाहिए बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। हालांकि इसमें एक्स वाई जेड वाला टर्म्स बिल्कुल सेम सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ 2x है तो यहाँ 4x है, यहाँ 3y है तो यहाँ 6y है, यहाँ 4z है तो यहाँ 8z है। सेम नहीं दिख रहा है लेकिन सेम दिखेगा। जब आप इसमें से दो कॉमन निकाल लीजिएगा ना बाबू, इसमें से दो जैसे आप कॉमन निकालिएगा इसमें से, तो ये ऊपर वाले की तरफ सेम सेम हो जाएगा। मतलब सेम सेम कहने का अर्थ है कि एक्स वाई जेड वाला चीज सेम हो जाएगा। बाकी अंतर किस में हो जाएगा? कांस्टेंट में। और हम आपको बताए थे कि पैरेलल प्लेन्स जब भी होता है तो उसको जल्दी पहचानने का तरीका होता है कि एक्स वाई जेड वाला टर्म सेम होता है, कांस्टेंट अलग होता है। एक काम करो, इसमें से दो कॉमन निकालो। दो कॉमन निकालोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 2 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। तो यहां से ये हमारा कट जाएगा किससे? 6 टाइम्स से। तो कितना आ गया बाबू? 2x प्लस 3y और प्लस 4z बराबर 6। इसको मानिए अब प्लेन नंबर 2। देखिए अब आपको ये प्लेन 1 और प्लेन 2 में दिख रहा होगा, इसमें 2x प्लस 3y प्लस 4z और इसमें भी 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल एक्स वाई जेड वाला टर्म दोनों में सेम है। इसमें भी जो एक्स वाई जेड वाला टर्म है और इसमें भी जो एक्स वाई जेड वाला टर्म है बिल्कुल सेम सेम आपको दिख रहा होगा। मतलब दोनों प्लेन्स जो है ये पैरेलल है, खाली अंतर किसका है? कांस्टेंट का है। और जब भी दो प्लेन्स पैरेलल होता है तो उसके बीच कैसे डिस्टेंस निकालते हैं उसका हम आपको फॉर्मूला बताए हैं। तो हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स बराबर, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स बराबर, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है, समझा दिए हैं। पैरेलल कैसे है? दो तरीके से समझा दिए हैं। ये दोनों प्लेन्स जो है पैरेलल है और इसके बीच का हमको दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाने से पहले हमको सबसे पहले एक काम करना पड़ता है कि x वाला टर्म, y वाला टर्म और z वाला टर्म बिल्कुल सेम सेम करना पड़ता है। हम सेम सेम किए हैं। वैसे देखा जाए तो प्लेन का इक्वेशन हमारा इतना दिया हुआ था, लेकिन जब इसमें से हम 2 कॉमन निकाले हैं, जैसे इसमें से हम 2 कॉमन निकाले हैं तब जाके ये हमारा टर्म्स जो है सेम हुआ है। तब ये टर्म्स हमारा सेम हुआ है। सबसे पहले तो हम टर्म्स को सेम करेंगे, एक्स वाई जेड वाले टर्म्स को सेम करते हैं तभी ये फॉर्मूला लागू होता है। फॉर्मूला क्या होता है? दोनों कांस्टेंट को हटा दिया जाता है। इधर जो कांस्टेंट है उसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, जो x के बगल में लगा है 2, इधर भी x के बगल में 2 ही लगा है, x वाला टर्म तो सेम है जी, तो 2 का स्क्वायर और प्लस y के बगल में क्या है? 3, इधर भी y के बगल में क्या है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? और इधर भी z के बगल में क्या लगा है? 4, और इधर भी z, चूंकि एक्स वाई जेड वाला टर्म्स तो सेम है, सेम करना है ना, तो 4 का स्क्वायर और उसका मॉड। चूंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो मॉड हमको लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 ऊपर में और नीचे में हो जाएगा बोलो 16, 16 4 20 और 20 9 29, कितना हो गया? 2√29 यूनिट्स। अब आप देख लीजिए 2√29 यूनिट्स, 2 बाई है, 2 रूट नहीं है बाबू, 2/√29 यूनिट्स कौन से ऑप्शन पे है? तो आपको 2/√29 यूनिट्स आपको ऑप्शन डी पे दिखा, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। आइए अब हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक लाइन है जो x के साथ 30 डिग्री बनाता है, मतलब अल्फा दिया है 30 डिग्री, और y के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब बीटा दिया है 60 डिग्री। तो पूछा है कि वो लाइन z के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब हमसे गामा पूछ दिया है। तो हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला, cos स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह पे हो गया 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह 60 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4, तो ये चलाएगा 3/4, और कॉस 60 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो ये चलाएगा हमारा 4/4 दैट इज 1, तो यहाँ चलाएगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो 1 और 1 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से चलाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, इसीलिए गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कॉस का वैल्यू 0 कब होता है? 90 डिग्री पे ना, तो गामा हमारा हो गया 90 डिग्री, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी इस क्वेश्चन के लिए। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड 8 -3, 8 आर। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स से पास करता है। पॉइंट्स हमारा दिया है 2, 3, 4 और 8 -3, 8। ठीक है, तो इस लाइन का जो मिडिल पॉइंट होगा इस लाइन का जो मिडिल पॉइंट होगा उसके मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलता है? अगर सपोज ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है बताया गया आपको। तो मिड पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बाबू? क्या फॉर्मूला होता है इसका? x1 + x2/2 मतलब 2 + 8/2, कॉमा y1 + y2/2 मतलब 3 और +-3 यानी 3 - 3/2, कॉमा z1 + z2/2। तो ये z1 की जगह 4 है और z2 की जगह 8 है, दोनों का जोड़ /2, तो हो जाएगा 4 + 8 और /2। ठीक है, तो बाबू ये कितना चलाएगा? ये चलाएगा 10/2, 5 आ गया, ये चलाएगा 0 और ये आ गया 6। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 506 हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का हो सकता है। तो डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइंस LMN, ये 3 नंबर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस तब होता है जब L² + M² + N² 1 आता है। तो हमको देखना होगा कि इसमें से इस चारों ऑप्शन में से L² + M² + N² बराबर 1 कंडीशन किसके लिए आता है? तो ऑप्शन डी के लिए आएगा। देखिए कैसे आएगा। L² + M² + N² निकालना पड़ेगा, बाकी के लिए नहीं आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो इसको हम पहले वाले को L अगर बोलते हैं तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाला M अगर होता है तो 1/√3 का स्क्वायर, प्लस तीसरा वाला अगर N कहलाता है तो 1/√3 का स्क्वायर। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं? हम L, M और N को बोलते हैं। तो जरा L² + M² + N² निकाल लीजिए। 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चलाएगा बाबू 1/3 + 1/3 + 1/3, 1/3 + 1/3 + 1/3, आप देख सकते हैं ये 1 चलाया, यानी L² + M² + N² का मान 1 आना चाहिए, 1 आया, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन्स विच डू नॉट लाई इन अ प्लेन आर नोन एज। आपको बताया गया था कि अगर 2 लाइन्स एक प्लेन में स्थित नहीं होते हैं तो उसे एस्क्यू लाइन्स कहा जाता है। ठीक है, अगर 2 लाइन्स एक प्लेन में नहीं होते हैं, अलग अलग प्लेन्स में होते हैं, तो हम उसको एस्क्यू लाइन्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन्स L1 एंड L2, L1 लाइन और L2 लाइन, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये इंटरसेक्ट कर गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जब लाइन इंटरसेक्ट कर ही गया है, लाइन कट ही गया है, तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा इसका।
अब लाइन कट कर गया तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। आप बताइए, अगर एक्स वाई प्लेन की बात की जाए तो एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आप कभी भी एक्स वाई प्लेन की बात करिएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट का मान कितना होगा, हमेशा 0 होगा। जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, यानी एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जेड बराबर 0। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जेड बराबर 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ऑप्शन बी इसका हो गया आंसर। अब आइए हम 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 का जरा आप सॉल्यूशन देख लीजिए। 46 में कह रहा है कि दो प्लेन्स हैं और कह रहा है कि ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। तो आपको बताया गया था इसमें ए हो जाएगा a1 -4 हो जाएगा b1 और इसको ले लीजिए c1। ये हमारा x के बगल में जो 1 है ये माना जाएगा a2, इसको लिया जाएगा b2 और इसको लिया जाएगा c2। अब चूंकि प्लेन्स परपेंडिकुलर है इसलिए कंडीशन क्या होगा, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होगा। तो कंडीशन क्या होगा, a1 a2। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि प्लेन्स आर परपेंडिकुलर गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इसीलिए a1 a2 और प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होगा, 0 होगा। अब a1 a2 करो, a1 इंटू a2 तो देखो कितना होगा, 2 इंटू 1। a1 a2 हो गया 2 इंटू 1 प्लस b1 b2, तो b1 हो गया हमारा -4। आप देख सकते हैं -4 आपको दिख रहा होगा, b1 और b2 की जगह 2 दिखा, प्लस c1 c2, c1 हो गया 3 और c2 हमको k दिख रहा है, ये इज इक्वल टू 0 चलाया, तो ये चलाएगा बाबू 2 और यहाँ हो गया -8 और इधर हो गया 3k बराबर 0। तो यहाँ से चलाया बाबू 2 में से 8 गया -6 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, यानी 3k इज इक्वल टू 6 यानी k इज इक्वल टू 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।